हेलो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक और स्वस्थ होंगे। मैं आपका दोस्त दीपक। मैं आप सभी दोस्तों का मानेश क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि हमने जीके का कंप्लीट बैच शुरू किया हुआ है, जिसकी 2 क्लासें पहले हो चुकी है। जिसकी पहली क्लास में हमने पढ़ा था कि भाई इतिहास क्या है, इतिहास के स्रोत क्या है, इतिहास को जानने के स्रोत क्या है। दूसरी क्लास में हमने पढ़ा भाई इतिहास का विभाजन क्या है, जिसमें से हमने प्राग इतिहास की शुरुआत की थी। और प्राग इतिहास का हमने एक टॉपिक जो अधूरा रह रहा था आज पूरा कर देंगे, जिसका नाम है पाषाण काल। पाषाण काल में हमने पूरा पाषाण काल पढ़ चुके हैं, उसका हम अब मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल आज कंप्लीट इसी क्लास में हो जाएगा। उससे पहले मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं, अगर आप नए हो और कंप्लीट बैच बिल्कुल फ्री में पढ़ना चाहते हो जीके जीएस का, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, मानेश क्लासेस यूट्यूब चैनल को, और कमेंट करें और आप इस वीडियो को एंजॉय करें। जो बच्चे नए जुड़े हैं वो पिछली 2 क्लासें ज़रूर देखें, क्योंकि उनको इस क्लास में जुड़ने, जो आगे समझने में उसे आसानी होगी। क्योंकि जब हम किसी भी टॉपिक की शुरुआत करते हैं तो हम बीच से, मतलब कि चैप्टर के बीच से शुरुआत नहीं करते, तो उसमें हमें कुछ समझ में आता, कुछ नहीं आता। मेरी ये गुजारिश है कि जिन बच्चों ने बीच में अभी नए बच्चे जुड़े हैं वो क्लास नंबर 1 और क्लास नंबर 2 ज़रूर देखें, क्योंकि उसी से आगे समझ में आएगा। पहले हम, आप सभी को पता ही होगा जिन बच्चों ने 2 क्लासें देखी हैं, कि हम पहले पिछली क्लास का 10 मिनट रिकैप करते हैं कि हमने कल क्या पढ़ा था। हमें वो याद भी है, हमें वो रिवीजन हो जाए, जो कि हम आगे क्लास अच्छी तरह कंटिन्यू कर पाए। तो आप सभी को पता ही है, हम 10 मिनट रिकैप करेंगे क्लास का, बिल्कुल जल्दी जल्दी करेंगे। आप ये ना सोचें कि भाई इतनी जल्दी क्यों पढ़ रहे हैं। हम जो आज की क्लास, आज का टॉपिक है मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, वो बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, बेसिक से पढ़ेंगे। लेकिन जो 10 मिनट का रिकैप करेंगे हम कल की क्लास का, वो थोड़ा स्पीड में पढ़ेंगे, क्योंकि वो जल्दी रिकैप हो जाए। तो हम आशा करता हूँ आपको सभी बातें समझ में आ गई होगी। मैं अभी रिकैप की शुरुआत कर रहा हूँ। कल हमने पढ़ा शुरुआत में कि इतिहास का विभाजन। भाई इतिहास का विभाजन किया गया, किस आधार पर किया गया। हमने पढ़ा कि जो इतिहास को बांटा गया और लिपि के आधार पर बांटा गया। सबसे पहले इतिहास का विभाजन किसके आधार पर किया गया? लिपि के आधार पर। पहला जो 3 भागों में इतिहास को बांटा गया, पहला भाग प्राग इतिहास, दूसरा आद इतिहास, तीसरा इतिहास। जो प्राग इतिहास था उसमें लिपि, ना तो लिपि उद्गम में थी और ना ही उसे पढ़ाया गया। मतलब कि लिपि थी नहीं तो पढ़ाएंगे कहाँ से? जिसका उदाहरण हमने लिया था पाषाण काल। क्योंकि पाषाण काल के युग में हमें ऐसा कोई भी प्रमाण नहीं मिलता है जो कि किसी लिखित साक्ष्य के रूप में हो। तो उसके बाद हमने पढ़ा आद इतिहास। आद इतिहास में हमने जाना कि इसमें लिपि तो थी लेकिन पढ़ी नहीं गई अब तक। इसमें उदाहरण के रूप में हमने कौन सी सभ्यता ली थी? हड़प्पा सभ्यता। जैसे कि जो हड़प्पन लिपि है, चित्रात्मक लिपि है, उसे आज तक अब तक पढ़ा नहीं गया है। उसे चित्रात्मक इसीलिए कहा जाता है कि उनके जो सिक्के हैं या जो अभिलेख, जो चीज़ें प्राप्त हुई हैं, साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, उनको चित्रों से अनुमान लगाया गया है। अन्यथा उसकी लिपि को अच्छी तरह पढ़ा नहीं गया है। ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं की, कोशिश सबसे पहली बार किसने करी? श्री महादेवन जी ने। किसने की? श्री महादेवन जी ने की थी। और उसके बाद पढ़ा हमने इतिहास, जिसमें लिपि भी थी और पढ़ी भी गई, जिसकी शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? ऋग्वैदिक काल से मानी जाती है। आशा करता हूँ तो आपको इतना समझ में आ गया। इतिहास के विभाजन के बाद पढ़ा हमने प्राग इतिहास की शुरुआत करी। प्राग इतिहास में हमारा आया था पाषाण काल। पाषाण काल में हमने पूरा पाषाण काल पढ़ लिया था, कंप्लीट हो गया था पूरा पाषाण काल। हमने पढ़ा जो पूरा पाषाण काल के समय मानव था शुरुआत में, मैं आपको बता दूं कि जो पाषाण काल की तिथि है नहीं, जिसको 3 भागों में बांटा गया, उसकी तिथि का कोई अनुमान नहीं लगाया गया। केवल बस कल्पना की गई है कि मानव की शुरुआत यहीं से हुई थी। किस समय तक? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल।
जिसे हम मानते हैं भाई 20 लाख ईसा पूर्व से। ईसा पूर्व मैंने पढ़ाया था पहली क्लास में कि ईसा पूर्व हमेशा उल्टा चलता है। क्यों चलता है? क्योंकि जो गैंग्रीन कैलेंडर था, कुछ बच्चों को बता दूं जो नए बच्चे जुड़े हैं, जो गैंग्रीन कैलेंडर था जो ब्रिटिश अधिकारी ने शुरू किया था, उसने ईसा मसीह के जन्म के आधार पर इस कैलेंडर की शुरुआत करी थी कि जो ईसा मसीह का जन्म है वो 1 तारीख को बिल्कुल उस कैलेंडर की शुरुआत को माना गया। ईसा मसीह के जन्म से पहले को ईसा पूर्व कहा गया, ईसा मसीह के जन्म के बाद को ईस्वी कहा गया। इतनी बात समझ में आई? तो 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। ये बिल्कुल सटीक डाटा नहीं है। कहने का मतलब कहीं किसी और बुक में कुछ लिखा पाएगा, किसी और बुक में और कुछ लिखा पाएगा। कहने का मतलब ये अनुमान लगाया गया। किसके द्वारा लगाया गया है? एक विधि होती है कार्बोनेटिंग, कार्बन 14 कहते हैं जिसे। ये क्या करता है? ये जो जीवाश्म होते हैं, जीवाश्म का मतलब है जो कुछ पशुओं के लगाओ या पक्षियों के या कुछ ऐसे पुराने साक्ष्य होते हैं, उनके जीवाश्म लेते हैं, मतलब उनको मशीन में डाल के उनकी गणना करते हैं। गणना करते हैं मतलब एक अनुमान लगाते हैं। 12,000 ईसा पूर्व और 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। ये कहाँ का डाटा दे रहा हूं? ये मैं आपको लुसेंट का डाटा दे रहा हूं। 10,000 ईसा पूर्व से 5,000 ईसा पूर्व यहां तक माना जाता है। कहीं कहीं 6,000 पाएगा, कहीं कहीं पे 4,000 पाएगा। ये डाटा था, ये यहाँ पर ऐसे बांटा गया। बाकी बिल्कुल सटीक नहीं है, ना ही आपके किसी भी प्रश्न, किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जाता है। समय नहीं पूछा जाता, केवल क्या पूछा जाता है कि कौन से जगह पर कौन से साक्ष्य प्राप्त हुई, जो कि मैं आप सभी को बता दूं। डस्टर, सॉरी, इसके लिए डस्टर निकाल रहा हूं मैं। तो हमने कल पढ़ा पाषाण काल का पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल मैंने बताया था कि एक बात बताई थी आप सभी को। क्या बताई थी? कि जो पूरा पाषाण काल का समय था उस समय पर मानव विकसित नहीं था, बर्बर था। इसीलिए इसे सभ्यता नहीं किया गया। पाषाण काल के समय को सभ्यता का दर्जा क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि इस समय का मानववादी मानव था, बर्बर था, सभ्य नहीं था। इस कारण से मतलब कि पाषाण काल को सभ्यता नहीं कहा गया, एक युग कहा गया। ऐसा समय जब मानव विकसित, विकासशील है। विकासशील मतलब विकसित होने की अग्रसर हो रहा है। समझ में आई? इतनी बात समझ, आशा करता हूं इतनी बात आपको समझ में। कल का रिवीजन करवा रहा हूं मैं। तो पूरा पाषाण काल में हमने साक्ष्य पढ़े भाई, जितने भी सभ्यताएं हैं या जितने भी मानव का जीवन है नदी घाटियों के आसपास शुरू हुआ। तो हमने पढ़ा, मैं जल्दी जल्दी करवाऊंगा, आपको बता दूं जिसको अच्छी तरह पढ़ना है। बेलन नदी घाटी के पास हमें, जो कि कहाँ पर स्थित है? बेलन और बोलन, दो नदियों का अंतर बताया था। बोलन जो कि पाकिस्तान में बलूचिस्तान में स्थित है, और बेलन जो कि भारत में उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर में स्थित है। वहाँ पर हमने पढ़ा, क्या पढ़ा हमने पढ़ा था कि वहाँ से हड्डियों से बनी मातृ देवी की मूर्ति मिली है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो पूरा पाषाण काल के अन्य साक्ष्य हैं, जैसे हमने प्राप्त साक्ष्य, जैसे कि अभी बताया मैंने एक नदी घाटी का नाम आपको, बेलन, जो कि कहाँ पर है? यूपी में मिर्जापुर में। क्या मिला हमें यहाँ से? क्या मिला हमें? मिला हड्डियों से बनी मातृ देवी की मूर्ति, हड्डियों से बनी मातृ देवी की मूर्ति। और एक पढ़ा हमने नर्मदा घाटी, जो कहाँ पर है? एमपी, एमपी मतलब मध्य प्रदेश में। ये कहाँ स्थान है? हथनोर, हथनोर एक जगह का नाम है। यहाँ पर हमें मानव के सबसे पहली बार प्रमाण मिलते हैं। जैसे कि हमने बताया था, इस समय के मानव को होमो सैपियंस नहीं, होमो इरेक्टस कहा गया। क्या कहा गया? होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस कहा गया। क्या कहा गया? होमो इरेक्टस। तो इस समय के मानव को इसकी मानव की खोपड़ी का प्रमाण मिला, मानव की खोपड़ी का प्रमाण मिला, मानव की खोपड़ी का प्रमाण मिला। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमने पढ़ा कि गंभीर नदी, जो कि कहां पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है।
उसके बाद हमने पढ़ा साबरमती नदी, यहाँ से भी साक्ष्य मिले हैं। यह कहाँ पर स्थित है? यह गुजरात में स्थित है। उसके बाद पढ़ा हमने कुल्हाड़ी के साक्ष्य भी मिले हैं, जो कि किसने खोजे थे? 1863 में किसने खोजे थे? जॉर्ज ब्रूसफुट ने। इसने पाषाण काल की खोज भी इसी व्यक्ति ने की थी। आशा करता हूं कि समझ में आ गया, आशा करता हूं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। और इसके बाद हमने पढ़ा था कि जो पूरा पाषाण काल के समय में मानव की जीवन शैली कैसी थी। आपकी खोज जो लूसेंट के अनुसार मानी जाती है कि आपकी खोज पूरा पाषाण काल के समय हुई थी। आशा करता हूं आपको इतना समझ में हो गया। हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। जीवन शैली आप पिछली क्लास में से देख ले, जो इंपॉर्टेंट था, मुख्य था, जो 10 मिनट में आपको रिवीजन करवाना था वो करवा दिया। आज हम शुरू करते हैं मध्य पाषाण का। इसकी खोज 1867 ईस्वी में एल कलाइल ने, किसने? एल कलाइल जी ने की थी। 1867 में मध्य पाषाण काल की खोज एल कलाइल ने की थी। इन मध्य पाषाण काल के समय में हम पढ़ेंगे कि इस काल को किस नाम से जाना जाता है? और माइक्रोलिथिक युग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? माइक्रोलिथिक युग। ये इसका मतलब क्या है? देखो, हमने पढ़ा था कि पूरा पाषाण काल के समय मानव शिकार करता था। तो उस समय जब शिकार करता था वो एक चापर और चापिंग का प्रयोग करता था। चापर और चापिंग, जो कि किस नदी के किनारे मिला था? मैंने बताया था ये जम्मू कश्मीर में आप नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है? कोतवार नदी। कोतवार नदी। तो ये हथियार यूज करते थे पहले पूरा पाषाण काल के समय में। तो जब वो कहते थे तो उसमें इतनी धार नहीं होती थी। उनमें जो हथियार होते थे पत्थरों से बने हुए, उसमें इतनी धार नहीं होती थी। अब क्या होने लगा कि जो मानव था, आदिमानव था, वो पत्थरों के हथियारों को शार्प करने लगा। शार्प मतलब पेन नहीं करने लगा, पेन नहीं मतलब धार बनाने लगा उसके। और उसके साथ छोटे छोटे एक ऐसे रूप में जो कि बिल्कुल धारदार हथियार के रूप में प्रयोग करने लगा पत्थरों का। तो इसे माइक्रोलिथिक युग भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भाई? लघु पाषाण युग भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कारण क्या है इसका? इसका मुख्य कारण ये है कि उस समय के छोटे छोटे पत्थरों को ज्यादा रूप में लिया जाता था, मतलब प्रयोग में ज्यादा लिया जाता था, अच्छी मात्रा में लिया जाता था। कहने का मतलब क्या है भाई? हथियार जब शिकार करने जाते थे ना, छोटे छोटे हथियारों का प्रयोग हो या अन्य बड़े हथियारों का प्रयोग करते थे, दार बना ली जाती थी किसकी? पत्थरों के हथियारों की। आशा करता हूं कि आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। तो इतना समझ में आ गया। तो उसके बाद हम पढ़ते हैं कि इस समय का मानव कैसा था। मानव की जीवन शैली मैं बताऊंगा, इसके साक्ष्य में बताऊंगा। मानव की जीवन शैली कैसी थी? मानव की जीवन शैली कैसी थी? देखिए, इस समय का मानव क्या हो गया था? पशुपालन करने लगा था। मैं बताऊंगा पशुपालन के साक्ष्य कहाँ मिले थे। बागौर काठड़ी जिला राजस्थान में मिले थे। ये इंपॉर्टेंट है, पहली बार पशुपालन के साक्ष्य मिले थे। मैं आपको ये बताऊंगा, पशुपालन के साक्ष्य मिले थे, पशुपालन करने लगा था। अब ये प्रश्न आ जाए आपके एग्जाम में कि मानव ने किस युग में पशुपालन की शुरुआत की या पशुपालन करने लगा? कहां से? मध्य पाषाण काल से। कहां से? किस काल से? मध्य पाषाण काल से। इतना समझ में क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। मानव क्या करने लगा था? पशुपालन करने लगा था। क्या लगा था? करने लगा था। कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद मानव ने, जो मानव था, मानव की जीवन शैली पढ़ते हैं, शिकार भी करता था और पशुपालन भी करता था। और उसके साथ
हथियारों में धार, धार समझ रहे हो, धार जो हमने ऊपर पढ़ा, धार बनाने लगा था। हथियारों में धार बनाने लगा था मतलब धार का प्रयोग करने लगा था। इतना मतलब इतना दिमाग उनका डेवलप हो गया था। और देखिए मानव की शैली इतनी ही मतलब कि इस समय में इतनी ही विकसित हुई थी। और शिकार करना इनका काम था, जो हमने कल पढ़ा था, शिकार करना ही उनका काम था। और हथियारों से जो बस क्या था, इस समय में क्या अंतर आया कि जो शिकार करता था पहले क्या करता था, ऐसे ही को मतलब कि एक बात समझिए, ऐसे हथियारों का प्रयोग करता था पहले कि पत्थर मारता था सीधे, मतलब कि ऐसे कि भाई जो भी पत्थर मिलता था उसको अटैक कर देता था। लेकिन अब क्या था, बिल्कुल कर्मानुसार, भाई पत्थर पर धार बना ली, उसको भाई अपने जो लकड़ी का डंडा हो गया उस पर लगा लिया, लपेट दिया किसी के साथ, तो उसके बाद पूरा हथियार भाला जैसे होता है उसके समय बिल्कुल डेवलप कर लिया था इन्होंने। इतनी समझ में आई क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। और मानव शिकार तो करता था, आपको पता ही है। और सही में अब क्या होया, पशुपालन करते हैं तो भाई मानव का पहला पशु भी बना होगा। पहला पशु किसे माना जाता है, मानव का पहला पशु, पहला पालतू पशु जिन्होंने मानव की पहली बार सुरक्षा करी उसके, वो कौन था, कुत्ता। पालतू पशु कौन था, कुत्ता। आशा करता हूं आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो मानव था, जो उसके उपकरण थे, अब वो क्या करने लगा, सप्तगर्ता का प्रयोग करने लगा। इन लोगों को जी सप्तगर्ता क्या होता है, आपने कुत्ता देखा है क्या होता है, कई जगह क्या होता है, ठंड ज्यादा होने के कारण कुत्ता क्या करता है, गड्ढा खोदने लगता है नीचे, कि उसके छोटी गुफा बना ले खोद के नीचे, जिसमें वो रह सके, मतलब जिसमें वो लेट सके। इसी तरह मानव ने भी, मतलब ये जमीन होगी यहाँ पर खोदना शुरू कर दिया और नीचे की तरफ इतना खोद दिया, खोदने के बाद इतना खोद दिया, खोदने के बाद यहाँ पर रहने लगा वो। इसी को क्या कहते हैं, सप्तगर्ता या गर्तावास भी कहते हैं। इसके साक्ष्य में मध्यकालीन के सराय नाहर से मिलते हैं, लेकिन ये भी यूपी में है। लेकिन अगर नवपाषाण काल में गर्तावास के साक्ष्य में बुजुर्गोम से मिलते हैं। नवपाषाण काल, अंतर समझिए, बुजुर्गोम से मिलते हैं। कहां पर है, जम्मू एंड कश्मीर में बुजुर्गोम। और इसी जगह पर मानव के साथ कुत्ते के दफनाए जाने के साक्ष्य भी मिलते हैं। इतनी बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं। मध्यपाषाण काल पूर्ण हो लिया, इसके बाद साक्ष्य रह रहे हैं। साक्ष्य बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ेंगे। अब की बार मैं सीधा नहीं पढ़ाऊंगा, चार्ट बना दूंगा बिल्कुल अच्छी तरह। भाई जगह का नाम सतल, जो पूरा सतल है, या पूरा सतल से जो प्राप्त सतल है, प्राप्त जो चीजें हैं प्राचीन सतल की, वो पढ़ेंगे। ये हो गया पूरा सतल, ये हो गया प्राप्त साक्ष्य। जो यहां से प्राप्त साक्ष्य है, मतलब साक्ष्य मतलब सबूत मिले हैं। पहला पढ़ते हैं हम, क्या पढ़ते हैं, महदया। ये महदया भी यूपी में है। यहां से क्या मिला है हमें, यहां से मिला है मृग। मृग का मतलब है जो हड्डी, चल सिंपल लिख दूं आपको जो समझ में आ जाए, हड्डियों से बनी माला मिली है। हड्डियों से बनी माला, हड्डियों से बनी माला क्या मिला है, महदहा घाटी। महदहा घाटी से, जो कि यूपी में स्थित है, वो वहां से क्या मिला है, हड्डियों से बनी माला। कहां से मिली है, महदहा घाटी से। अब मिला है लंगनाज। लंगनाज कहां पर है, गुजरात में। यहां से क्या मिला है, 14 मानव कंकाल, मानव के कंकाल, 14
मानव कंकाल, क्या मिला है? 14 मानव कंकाल मिले हैं यहाँ से। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको फिर कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सभी इंपॉर्टेंट, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट है कि मतलब किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो आपका यूपीएससी का हो या चाहे निचले स्तर का हो। ये क्या है कि सबसे पहले पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? बागोर, काठड़ी जिला या नदी, क्योंकि उस नदी के स्थित स्थान, मतलब कि जो नदी बहती है काठड़ी, उस नदी के तट पर ये शहर स्थित है, इसीलिए काठड़ी कहते हैं। ये कहाँ पर है? राजस्थान में। तो यहाँ पर क्या मिले हैं? पहली बार पशुपालन के साक्ष्य, पशुपालन के साक्ष्य, पालतू पशु भी, जो कि हमने पढ़ा था शुरुआत में, सराय नाहर। क्या मिला है भाई? सप्तगर्ता या गर्तावास, ये भी यूपी में स्थित है। और एक आता है चेपानी मांडो, क्या आता है? चौपानी मांडो, जहाँ से क्या मिला है? मर्दभांड के साक्ष्य, चौपानी मांडो। प्रयागराज, ये भी यूपी में स्थित है। मर्द भांड के साक्ष्य, मर्द मतलब मिट्टी, भांड मतलब बर्तन। पहले समय में भांड कहते हैं बर्तनों को, मिट्टी से बने। इतना आपको आशा करता हूँ आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। क्या कहा मैंने? आप सभी को एक बार रिवीजन करवा दूं कि पूरा सतल, जो कि जहाँ से जिस सतल का नाम है और जिस सतल से प्राप्त साक्ष्य है मध्य पाषाण काल के, वो यहाँ पर है महदा घाटी है, ये यूपी में है। और यहाँ से क्या प्राप्त हुआ? हमें हड्डियों से बनी माला यहाँ से प्राप्त हुआ है। दूसरा लंगनाज, गुजरात से क्या मिला हमें? 14 मानव कंकाल। क्या मिले हैं हमें? 14 मानव कंकाल। उसके बाद बागोर, काठड़ी जिला, राजस्थान, क्या मिला है? पशुपालन के साक्ष्य, पालतू पशु के साक्ष्य भी यहीं से मिले हैं। और सराय नाहर जो कि यूपी में स्थित है, यहाँ पर क्या मिले हैं? सप्तगर्ता के साक्ष्य। क्या, किस चीज के साक्ष्य? सप्तगर्ता मैंने बता दिया कि जैसे भाई मानव पहले क्या करते थे कि तापमान बढ़ने के कारण, जब तापमान ज़्यादा ठंडा हो जाता है उसके कारण, तो क्या करते हैं? गड्ढा खोद के उसमें निवास स्थल बनाने की कोशिश करते हैं। इसी तरह मानव ने भी कही। तो चपानी मंडो से प्रयागराज यूपी में स्थित है। और यहाँ से क्या मिला हमें? मर्दभांड। क्या मिला हमें? मर्दभांड। और एक दो सतल रह गए हैं, वो लिखवा दूं, जगह नहीं रह रही यहाँ पर। तो ऊपर के मिटा दूंगा। मोरहनी पहाड़ी यूपी में, यहाँ से चित्रकारिता के साक्ष्य, मैं आप सभी को बता दूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य पाषाण काल के जो पूरा पाषाण काल के साक्ष्य मिले, जो कि कहाँ से प्राप्त हुआ भाई, क्या से प्राप्त हुआ। तो आशा करता हूँ आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। तो हमारा मध्य पाषाण काल पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आता है नव पाषाण काल। क्या आता है? नव पाषाण काल। नव पाषाण काल की खोज 1865 ईस्वी में किसने की? जॉन लुबान ने की। किसने की? जॉन लुबान ने। इन्होंने अपनी एक पुस्तक है
हिस्टोरिक टाइम्स में इसका वर्णन किया था नवपाषाण काल का। क्या कह रहा हूं मैं, अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिक टाइम्स में इस पुस्तक का इस समय का वर्णन किया था इस पुस्तक में जॉन लुबान जी ने। तो जो नवपाषाण काल था नहीं, इस समय पर मानव एक विकसित मानव की ओर आ गया था। मैं आपको फिर बता दूं, जो नवपाषाण काल है, इस समय का मानव आदि मानव न होकर एक पूर्ण विकसित मानव की तरह जीवन जी रहा था। इस समय पर मानव का बता दूं, मानव की उपलब्धि बता दूं, इस समय में मानव ने प्रॉपर का मतलब बिल्कुल सटीक तरह से हथियार बनाने सीख लिए और एक बस्तियां बनानी सीख ली। बस्तियों का मतलब बस्तियों का निर्माण करना सीख लिया कि भाई अपने परिवार बनाने सीख लिए। इस समय के नवपाषाण काल में क्या कर लिया कि मानव ने अपने समाज का निर्माण करना शुरू कर दिया। बिल्कुल लास्ट में बता रहा हूं मैं, लास्ट का मतलब भाई जो बिल्कुल नवपाषाण काल के आखिर में, शुरुआत में नहीं। शुरुआत में तो वो आराम से भाई, पहले हमने क्या देखा था भाई, आग का इस्तेमाल करना पूरी तरह नहीं आता था, लेकिन आग की खोज तो कर दी थी पुरापाषाण काल में। आग की पूरी तरह से जानकारी इस समय पर मिल गई थी, किसको, नवपाषाण काल में। आग का इस्तेमाल वो खाना बनाने पकाने में भी करते थे। खाना बनाने के साथ साथ वो अपने से स्ट्रॉन्ग जानवर थे, शेर हो गया, भालू हो गया, उनको डराने के लिए भी इनका प्रयोग करते थे। आग का उनको पूरी तरह से इस्तेमाल करना आ गया था। उसके बाद इन्होंने सबसे बड़ी उपलब्धि थी, पहिए की खोज कर ली थी। तीसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मानव ने खेती करना शुरू कर दिया था। आशा करता हूं आप सभी को इतना समझ में आ रहा होगा। चौथी बात, जो मानव था, इस समय का मानव था, नवपाषाण काल, हथियारों का निर्माण करने के बाद उन्होंने ऐसे हथियारों, देखो पत्थरों का प्रयोग केवल हथियारों के साथ किया जाता था उनका, लेकिन अब क्या था, वो औजार बनाने लग गए थे। किसके औजार बनाने लग गए थे, खेती के रूप में। वे कितनी आसानी से खेती कर सकते हैं उसके रूप में। तो मानव का जो विकास था बहुत तेजी से बढ़ रहा था। और इस समय में जो मानव था, मानव ने कुछ हद तक लेखन कला सीखने की ओर अग्रसर था। मतलब लिखना सीखा नहीं था, अग्रसर था। अग्रसर मतलब कि वो कोशिश कर रहा था। समझ रहे हो बात? इतनी आशा करता हूं आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा कि मानव ने क्या कराया क्या नहीं कराया। ठीक है। और जो सबसे पहले खेती थी, जो पहली फसल थी, वो कौन सी फसल थी, पूछ लेते हैं कभी एग्जाम में। जो पहली फसल थी मानव के द्वारा जो कि उगाई गई, उनके प्रमाण मिलते हैं। उसके बाद हमें मिलते हैं भाई कपास के सबसे प्राचीन साक्ष्य मिलते हैं, उसके बाद चावल के भी मिलते हैं। हम पढ़ेंगे, ये साक्ष्य के रूप में पढ़ेंगे। इतना आशा करता हूँ आप सभी को पढ़ गए, समझ में आ गया होगा। अब पढ़ेंगे हम नवपाषाण काल के साक्ष्य। क्या पढ़ेंगे? नवपाषाण काल के साक्ष्य। पहला साक्ष्य मिलता है हमें मेहरगढ़ से। अब क्या है भाई, ये वही नगर है जो मैंने आप सभी को जो बेलन और बोलन में अंतर बताया था। अब बताऊंगा मैं। मेहरगढ़ है, ये बोलन नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? जो कि किस जिले में, मतलब कि दक्षिणी बलूचिस्तान में स्थित है। एक जिला है वहां का जो दक्षिणी बलूचिस्तान
दक्षिणी बलूचिस्तान पर स्थित है मेहरगढ़, जो किस नदी के किनारे है? बोलन नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है? बोलन नदी के। यहीं पर सबसे पहले खेती के प्रमाण मिलते हैं भाई, फसल मतलब कि खेती के प्रमाण मिलते हैं यहीं से सबसे पहली बार। यहाँ पर जो सबसे पहले बोई जाती है, कहने का मतलब यहाँ पर विश्व में, मैं बात क्या कर रहा हूँ, विश्व में सबसे प्राचीन कपास की खेती के प्रमाण मिलते हैं। कपास लिख दिया, कपास की खेती के प्रमाण मिलते हैं। समझ आ रही है कि ना रही है? यहां पर चावल की भी खेती होती थी। बाकी शुरुआत कहाँ की हुई, कहाँ से हुई चावल की? कोल्डीवा, उत्तर प्रदेश से। कोल्डीवा से सबसे प्राचीन चावल के साक्ष्य मिलते दान के। आशा करता हूं आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। और मेहरगढ़ के बारे में वो क्या कहा गया है, इसमें आप लूसेंट पढ़ोगे, नहीं लूसेंट पढ़ोगे या अन्य कोई बुक पढ़ोगे, एनसीईआरटी पढ़ोगे, तो इसमें कहा गया है कि जब बुजुर्ग होम में मानव के साथ कुत्ते के दफनाए गए साक्ष्य मिलते हैं, नहीं यहां से भी ऐसा एक साक्ष्य मिलता है कि जो मानव है नहीं, मानव के साथ बकरी के दफनाए जाने के साक्ष्य मिलते हैं। किसके मिलते हैं? बकरी के दफनाए जाने के साक्ष्य मिलते हैं। कहां से? मेहरगढ़ से। कहां से? मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ कहां स्थित है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान कहां से? बोलन नदी के किनारे। दक्षिणी बलूचिस्तान, जो कि पाकिस्तान का एक जिला है, बलूचिस्तान। आशा करता हूं आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। मेहरगढ़ से खेती के प्रमाण मिलते हैं हमें, जो चावल की शुरुआत, खेती की शुरुआत, सबसे पहली फसल जो थी। विश्व में सबसे प्राचीन कपास की खेती के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? मेहरगढ़ से। मानव के साथ बकरी के दफनाए जाने के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? मेहरगढ़ से। ये हो गया पहला स्थल, साक्ष्य स्थल, जो कि हमने पढ़ लिया। उसके बाद हम यहां पर पढ़ते हैं बुजुर्ग होम। ये वही बुजुर्ग होम है जो मैंने शुरुआत में बात करी थी। बुजुर्ग होम ये कहां पर है? जम्मू एंड कश्मीर में। यहां पर क्या साक्ष्य मिला? सबसे पहला साक्ष्य मिलता है हमें यहां पर मानव के साथ कुत्ते के दफनाए जाने के साक्ष्य। कुत्ते के दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। उसके बाद क्या पढ़ते हैं हम यहीं पे कि जो बुजुर्ग होम है, बुजुर्ग होम में हमें सप्तगर्ता या गर्तावास के साक्ष्य मिलते हैं। किसके? गर्तावास के। अब मैंने कुछ समय पहले आप सभी को बताया था गर्तावास के साक्ष्य मिलते हैं। मैंने बताया था कि गर्तावास होता क्या, आपको दोबारा बता दूं। जब जम्मू कश्मीर का तापमान बदलने लगा, पहले मानव कहाँ रहता था? नदी घाटियों के पास, गुफाओं में। तो वहाँ पर लगा कि उन मानव को तापमान घटने के बाद जब उसमें क्या होने लगा, ठंड बढ़ने लगी, तो उन्होंने क्या सोचा, कुछ गर्म होने का तरीका कहीं भी हो ऐसे कि तापमान से लड़ने का तरीका मिल जाए। तो उन्होंने देखा कि एक कुत्ता, जो कि उनका पालतू पशु था, पहला पालतू पशु था, तो कुत्ता क्या हो रहा है, खोद रहा है नीचे की तरफ। तो खोद के आराम से बैठा, यह अनुमान लगाया गया इतिहासकारों के द्वारा। तो उसे ठंड नहीं लग रही, शुरुआत में ठंड लग रही थी उसको, लेकिन अब ठंड नहीं लगी। तो उसी प्रकार मानव ने भी नीचे खोदना शुरू कर दिया, फिर वहां पर रहने लगे। उसी को गर्तावास कहा। उसी को क्या कहा गया? गर्तावास। क्या कहा गया? गर्तावास। आशा करता हूं आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। तो हमने क्या पढ़ा शुरुआत में कि नवपाषाण काल की खोज किसने की? 1865 में जॉन लुबान ने। कौन सी पुस्तक लिखी थी? प्री हिस्टोरिक टाइम।
क्या लिखी थी? प्री हिस्टोरिक टाइम। मैं साइड में हो गया हूं कि जो कि आपको बोर्ड पे जो लिखा है वो साफ साफ दिख जाए। तो उसके बाद हमने पढ़ा भाई नवपाषाण काल के बाद हमने मानव के जीवन की जीवन शैली भी पढ़ी थी। भाई मानव उस समय विकसित होने की अग्रसर पर बिल्कुल अच्छी तरह विकसित होने लगा था। तो मानव ने पहिए की खोज भी नवपाषाण काल के समय की। जो आग का पूरी तरह से इस्तेमाल था नवपाषाण काल में शुरू किया था। भाई आग का प्रयोग आपको पता है भाई, जो उनसे मानव से ज़्यादा स्ट्रोंग थे, उनसे बचाव के लिए भी आग का प्रयोग करते थे। मांस को पकाने के लिए भी आग का प्रयोग करते थे। और खेती के भी खेती करने की भी शुरुआत इसी काल से हुई, नवपाषाण काल से। और खेती में कौन सी पहली फसल बोई गई? जौ बोई गई। और हर ये कहाँ से साक्ष्य मिलते हैं? मेहरगढ़ से मिलते हैं। तो जो मेहरगढ़ कहाँ स्थित है? बेलन नदी से पाकिस्तान है जो दक्षिणी बलूचिस्तान में। और यहाँ से खेती के प्रमाण मिलते हैं। साथ में विश्व में सबसे प्राचीन कपास की जो खेती है तो यहीं पे इसके प्रमाण मिलते हैं, मेहरगढ़ में। उसके बाद हमने पढ़ा मानव के साथ जो मेहरगढ़ में है, उसी प्रकार जिस प्रकार बुजुर्ग होम जो कि जम्मू कश्मीर में है, मानव के साथ कुत्ते के दफनाए जाने के साक्ष्य मिलते हैं, उसी प्रकार मेहरगढ़ में भी मानव के साथ बकरी के दफनाए जाने के क्या मिलते हैं आप सभी को? साक्ष्य मिलते हैं। क्या मिलते हैं आप सभी को? साक्ष्य मिलते हैं। तो आशा करता हूं आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। और एक और है कोल्डिवा। कोल्डिवा, ये यहां पर क्या मिला है? यहां पर सबसे पहली बार चावल के प्रमाण मिले, सबसे प्राचीन। और यहीं पे अजंती खेड़ा पर अजंती खेड़ा पर हमें खेती के प्रमाण भी मिलते हैं। ये भी किसका पर स्थित है? ये है भी यूपी में। आशा करता हूं आपको नवपाषाण काल का भी इतना ही डाटा समझ में आ गया होगा। उसके बाद एक महत्वपूर्ण आपको डिटेल दे दूं, जो कि पूरा चैप्टर हमारा जो पाषाण काल था वो पूर्ण हो चुका है। उसके रिलेटेड कुछ ऐसे डाटा कुछ हद तक जो कि इंपॉर्टेंट है वो रह रहा है, वो आपको बता दूं। एक मिनट। मानव की पहली फसल जो पहला पालतू पशु कुत्ता। चावल के पहली बार प्रमाण कोल्डिवा से, जो कि प्रयागराज यूपी में स्थित है। इसके बाद पहली बार कपास के साक्ष्य जो कि मेहरगढ़ से मिलते हैं। विश्व में सबसे प्राचीन साक्ष्य मिलते हैं कपास के। उसके बाद हमने शुरुआत में पढ़ा था मानव के साथ कुत्ते के दफनाए जाने के साक्ष्य, तो हमने पढ़ा दिया, ठीक है। और हाँ, एक और बता दूं मैं आपको, जो भीमबेटका गुफा थी बहुत इंपॉर्टेंट थी, वो दोबारा से रिवीजन करा दूं, जो कि आपको पिछली क्लास में बता भी दिया था मैंने। भीमबेटका की गुफा की खोज 1957 ईस्वी में श्री विष्णु वाणकर जी ने की थी। इस गुफा में शैल चित्रों का निर्माण किया गया था। किस द्वारा? मानवों द्वारा। पूरा पाषाण काल के मानवों द्वारा। किन रंगों द्वारा? प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल किया गया।
और उसके बाद जो इस स्थल को 2003 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी दोस्तों को इतना समझ में आ गया होगा। आज हमारा जो पाषाण काल का कंप्लीट चैप्टर था बिल्कुल पूरा हो गया है, कंप्लीट हो गया है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप कहीं पर भी आपके पास PYQ की कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो कि पिछले एग्ज़ाम चाहे वो SSC के हो, CGL, MTS, CPO, CHSL, कोई भी एग्ज़ाम में कोई भी प्रश्न आया हुआ हो, उनमें से एक भी ये चैप्टर पढ़ने के बाद पूरा उसमें से देखें कि आपके क्वेश्चन कितने हो रहे हैं और कितने नहीं हो रहे। आपको देखो, कोई भी चीज़ पढ़ते हैं हम उस चीज़ को टाइम देते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा टाइम देने का क्या फ़ायदा हुआ है और क्या नुकसान। अगर हमारा जो पढ़ाया हुआ लागू नहीं हो रहा या आ नहीं रहा तो कोई फ़ायदा नहीं। तो मैं आप सभी को भी बताता हूँ, अगर मेरे क्वेश्चन नहीं बनते तो आप अनसब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि अगर मैं उसके लायक पढ़ा ही नहीं रहा तो कोई फ़ायदा ही नहीं। आप एक बार क्वेश्चन करके देखें, अगर इनमें से कोई क्वेश्चन आ रहा हो तो कुछ फ़ायदा हो तो इन क्लासेस का, तो आप आगे मेरे साथ इस बैच को शुरू कीजिए, आपको इससे भी अच्छा मज़ा आएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। और किसी भी बुक में आप ये डाटा चेक करिए, जितना मैं पढ़ाया हूँ देखेंगे कि इसमें कितना डाटा है। अगर आप नोट्स बनाओगे, जो मैं लिखवा रहा हूँ, आप अगर उनको नोट्स के रूप में लिखोगे तो ये जब तक नौकरी नहीं मिलती या नौकरी मिलने के बाद भी बहुत काम आती है। तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि हम बिल्कुल दृढ़ निश्चय के साथ बैच शुरू करेंगे और इसी जोश के द्वारा शुरुआत की है और इसी जोश के द्वारा हम इस बैच को ख़त्म करेंगे। देखेंगे कौन कौन दोस्त मेरे साथ इस बैच की शुरुआत करेंगे और कौन कौन दोस्त मेरे साथ इस बैच को ख़त्म करेंगे और इस बैच का फ़ायदा क्या होगा वो देखेंगे। हम क्वेश्चन जरूर लगाए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर लगाए। और तो मैं आप सभी को क्वेश्चन दे देता हूँ घर के लिए, जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे। पहला ही क्वेश्चन आप सभी को पता है कि भीमबेटका गुफा की खोज कब और किसने की? आपको पता है क्या मिला था उसमें? प्राकृतिक रंगों द्वारा बनाए गए शैल चित्रों का निर्माण उन गुफाओं में प्राप्त हुआ था। पूरे कंप्लीट चैप्टर में से दे रहा हूं मैं ये क्वेश्चंस। दूसरा क्वेश्चन कि पशुपालन के साक्ष्य पहली बार किस स्थान से प्राप्त हुए? किस स्थान से प्राप्त हुए? बेलन नदी घाटी से किस समय के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और क्या प्राप्त हुआ है? मैंने ये भी बताया है कि आप सभी को जो बेलन नदी घाटी से हमें प्राप्त हुई थी जो साक्ष्य, मैं बता नहीं सकता क्योंकि क्वेश्चन ही फेल हो जाएगा, फायदा क्या। तो वो क्या था, क्या साक्ष्य था और किस नदी के किनारे, वो तो लिख रखा है। और वो किस समय पर प्राप्त हुआ, मतलब किस काल का है वो साक्ष्य, किस काल का है कि आप पूरा पाषाण काल का है या नव पाषाण काल का है या मध्य पाषाण काल का है या इनमें से कोई है ही नहीं।
पूरा पाषाण काल, इसके ऑप्शन दूंगा मैं। साक्ष्य को सही, मतलब कि साक्ष्य को सही पुरातत्वों से मिलान करें, पुरातत्वों से मिलान करें। देखते हैं। या पाषाण काल के लिख दूं मैं, पाषाण काल की, क्योंकि पाषाण काल के थोड़ा अच्छा हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। बेलन नदी, यहां पर लिख रहा हूं मैं, कुछ रह गया था। ये आपके क्वेश्चंस है कंप्लीट पूरे चैप्टर में से। तो आप इन क्वेश्चनों को आपके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, जो वीडियो के कमेंट बॉक्स है उसमें इन क्वेश्चनों का आंसर जरूर लिखिए, क्योंकि पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी किस लेवल तक है और आपने इस क्लास को कितनी अच्छी तरह से देखा। मैं आशा करता हूं कि आप सभी दोस्तों को ये जो चैप्टर हुआ है हमारा, जो पूरा हुआ है पाषाण काल, इसमें से कोई क्वेश्चन ऐसा ना रहा होगा कि जो छूट गया होगा। अगर छूटा हुआ क्वेश्चन हो तो जो समझाना हो या जो समझ में नहीं आया वो टॉपिक कमेंट बॉक्स में लिख देना, और मैं उनकी अलग से एक ऐसी क्लास कर दूंगा तो जो कि आपके लिए बहुत लाभदायक होगी। मैं आप सभी को बता दूं कि ये बैच बिल्कुल फ्री होगा और ये बैच एक क्रमानुसार चलेगा। हम हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक को बिल्कुल बेसिक टू एडवांस पढ़ेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को समझ में आया हो। अगर जो गलती हुई हो तो उसके लिए माफ़ी कर दीजिए अपने छोटे भाई समझकर, अगर बड़ा हो तो बड़प्पन समझकर, और अगर वो गलती आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मुझे ये प्रेरणा मिलेगी कि मेरी ये गलती है और मैं आगे ये गलती दोबारा ना दोहराऊं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। मैं आपका दोस्त दीपक आपसे विदाई लेता हूं, और जय हिंद, जय भारत। आज के लिए बस इतना ही।